नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे, वक्त हो चला है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। ईरान युद्ध का असर सड़क से लेकर हमारी रसोई तक, आम आदमी के जेब तक हर जगह पड़ रहा है। भारत इस वक्त एक संकट के दौर से जूझ रहा है। क्या भारत इंपोर्टेड इन्फ्लेमेशन के दौर में प्रवेश कर चुका है? ये बड़ा सवाल इसीलिए क्योंकि खाद्य से लेकर तेल से लेकर पेट्रोल डीजल से लेकर हर एक चीज महंगी हो चुकी है। उधर गिग वर्कर्स ने आज 5 घंटे की हड़ताल की। उनकी सीधे 20 रुपए प्रति डिलीवरी रेट बढ़ाने की मांग हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आ जाकर ये खड़ा हो जाता है कि हर एक चीज के लिए जो कर्ज है या जो बोझ है वो आखिर जनता ही क्यों चुकाए? क्यों जनता के ही सर पर आकर हर एक परेशानी खड़ी हो जाती है? क्योंकि युद्ध शुरू हुआ उसके एक दिन पहले वो इजराइल में थे। क्या करने गए थे आज तक देश को पता नहीं है, जबकि ईरान हमारे हर संकट में साथ दिया है। रूस हमेशा हमारे साथ दिया है, लेकिन आज हम दोनों से दूर हैं। वो सहायता देना भी चाहते हैं, डीजल अब देना चाहते हैं, गैस देना चाहते हैं, लेकिन हम ले नहीं रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री बताएंगे। और आज पूरे देश में जो संकट है वो प्रधानमंत्री के कारण से, प्रधानमंत्री गलत निर्णय के कारण से। जो सरकार है जो महंगाई के नाम पर आई थी, और आज महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ी है ये आपके और हमारे सबके सामने है। क्रूड ऑयल जो 2014 में 125 रुपए बैरल हुआ करता था, तब कीमत 70 रुपए हुआ करती थी। और इस सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो डीजल और पेट्रोल की कीमत 50 रुपए करेगी। आज 2026 12 साल बीतने के बाद जब क्रूड ऑयल की कीमत 106 रुपया है, आज हालत ये है कि डीजल और पेट्रोल की कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई। तो वॉर का वार देखने को मिल रहा है। महंगाई बेकाबू हो रही है। ऐसे में कई सुलगते सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। एक एक कर वो सवाल आपके सामने। क्या भारत की अर्थव्यवस्था इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की गिरफ्त में आ चुकी है? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो चुका है। आयातित महंगाई, इसका अर्थ ये है। दूसरा, क्या पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम न करना सरकार की मजबूरी है या आम आदमी पर आर्थिक बोझ? तीसरा, क्या गिग वर्कर्स आज की अर्थव्यवस्था के सबसे शोषित मजदूर बन चुके हैं कि कुछ भी महंगा सस्ता कुछ भी हो, उनकी जो सैलरी है वो उतनी ही है? क्या रुपए का 100 रुपए प्रति डॉलर की ओर बढ़ना आर्थिक खतरे की घंटी है, क्योंकि रुपए पर जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है? पांचवा, क्या पीएम मोदी की कम खर्च करो कम ईंधन इस्तेमाल करो वाली जो अपील है वो समाधान है या संकट की स्वीकारोक्ति? ये बड़ा सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। तो इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे, इन तमाम सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। देश की जनता आज सवाल कर रही है, देश की जनता आज चिंतित है, देश की जनता आज परेशान है, क्योंकि हर एक चीज, कुछ भी होता है देश में या विदेश में, हर एक चीज आखिर जनता पर ही, जनता के सिर ही आकर क्यों मत्थे पड़ जाती है। अब जब महंगाई का दौर देखा जा रहा है तो ये परेशानी भी जनता के सिर आ गई है। ऐसे में जनता कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलेगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है वो वाकई में असरदार साबित होगी या नहीं होगी? इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के नेता। हमारे साथ यश भारतीय जी समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, आप उन्हें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, इकोनॉमिस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी हमें कांग्रेस के प्रवक्ता भी ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। तो शुरुआत डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी के साथ करते हैं। गुप्ता जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या भारत वाकई में इस वक्त इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के दौर में एंटर कर चुका है? अनम्यूट कीजिए पहले प्लीज। डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। हाँ, अनम्यूट कर दिया प्लीज। ऑडिबल। सबसे पहली बात ये है कि जो आपका सवाल है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 3 महीनों में, क्योंकि ईरान युद्ध के बावजूद भी वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस आया, अपने मूल्यों में बढ़ोतरी नहीं की। पहली बात, क्योंकि चुनाव भी थे, डेफिनेटली सरकार का हमेशा ये रहेगा कि चुनाव के दौरान तो अपने प्राइसेस को कंट्रोल में रखे।
लेकिन ये मेरा मानना भी है कि पिछले 2 सालों में भी प्राइसेस की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, और जो इंपोर्ट्स की वजह से जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं हमारे, क्योंकि भारत का लगभग 10 लाख करोड़ का ऑयल इंपोर्ट्स होता है, दूसरा ऑयल और गैसेस के, और दूसरा जो गोल्ड का इंपोर्ट है वो लगभग 6 लाख करोड़ से ज्यादा का है, और 3 लाख जो हम फॉरेन ट्रेवल में खर्च करते हैं। तो ये जो सारी जो चीजें हैं डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं महंगी होंगी, और जब महंगी होंगी तो उसका इम्पैक्ट रुपए का स्तर है वो, इसीलिए रुपए की वैल्यू कम हो रही है। लेकिन मेरा ये मानना है ये अभी इस पे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने अभी जो प्रिकॉशनरी कदम बढ़ाए हैं वो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एक बात और कहना चाहता हूं, भारत में कम से कम इसको लेके एक ऐसा प्लान बना कि क्योंकि अगर राशनिंग नहीं की करती सरकार तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाता, चाहे वो गैस का हो, घरेलू गैस की बात कर रही हो, चाहे वो व्यापारिक जो गैस होते बड़े सिलेंडर है उसकी बात कर रहे हो, चाहे हमारे अदर जो सोर्सेस थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के। तो मेरा ये मानना है डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये महंगाई तो थोड़ी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है हम इसको कह सकते कि महंगाई नहीं बढ़ेगी, लेकिन गुप्ता जी ऐसी नहीं बिल्कुल है आप कि ये जिस भारत तरीके की से बात कह रहे है। हैं कि ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि अब जब शुरुआती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील करते हैं उसके ही देखिए अपील को अभी हम ये भी नहीं कहेंगे कि 1 हफ्ता भी हो गया था, अभी बस 3 दिन मुश्किल से हुए थे कि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई 3-3 रुपए की। तो ये जो बोझ है वो तो जनता के ही सर मत्थे आ रहा है। अभी अपील के तुरंत बाद बढ़ोतरी कर दी जाती है दामों में, यानी कि अभी आगे आने वाले वक्त में महंगाई और बढ़ेगी। चाहे पीएम अपील कर दे रहे हैं, पर कुल मिलाकर जो सारा बोझ का वहन है वो तो जनता कर रही है ना। सैलरी तो इंक्रीज हुई नहीं, पर रेट हर चीज में हाइक हो रहे हैं। आम आदमी कैसे अपना घर का बजट मेंटेन करेगा? नहीं, अब इसके बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये भारत की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैश्विक प्रॉब्लम है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, आप उन सब जगह तेल के प्राइसेस को देख लीजिए, उन्होंने कितनी बढ़ोतरी की है। अमेरिका जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री जो कि इतना स्ट्रांग है, चाइना जैसा कंट्री, चाहे आप कहीं के भी देश को देख ले, उन्होंने सबने अपने ऑयल प्राइसेस को बढ़ाया है। और ऐसा नहीं है कि 1-2%, 3%, किसी ने 20%, किसी ने 40%, किसी ने 50%। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भारत की अर्थव्यवस्था में अगर ये बढ़ोतरी हो रही है तो ये भारत सरकार की वजह से है। ये एक वैश्विक प्रॉब्लम है, लेकिन रास्ता जब तो तक इसका सरकार को परमानेंट निकालना सॉल्यूशन होगा नहीं। ना। एक इस मिनट, वैश्विक प्रॉब्लम में रास्ता तो सरकार को निकालना होगा कि जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ ना आए, जनता अतिरिक्त बोझ ना झेले। नहीं तो अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? पहली बात, क्या सरकार फेल हो जाए? पहली बात, क्या स्कैरसिटी हो जाए? ये भी नहीं हो सकता। तो कम से कम आर्थिक अर्थव्यवस्था जो चलती रहे, जिससे कि लोगों की जो सप्लाई चेन है वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने धीरे धीरे प्रयास, और मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, प्राइसेस हो सकता है और भी बढ़े, हो सकता है 2-3 स्टेप में प्राइसेस और भी बढ़ सकते हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है, और भारत का फॉरेन रिजर्व $700 बिलियन है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं भी ऐसी पैनिक सिचुएशन नहीं है कि भारत सरकार के, जिस तरीके से भारत सरकार ने अभी जो कदम उठाए हैं ये बहुत जरूरी थे। और खासकर गोल्ड को लेके जो सरकार ने 9% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, उसका असर दिखने लगेगा। और मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि अगर गोल्ड इंपोर्ट, अगर इसमें जो गोल्ड इंपोर्ट का बिल है अगर वो कम नहीं होता है तो सरकार के ऊपर और प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, मुझे एक बात और जरा यहाँ पर हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि क्रूड ऑयल का इन्फ्लेशन पर कितना इफेक्ट आता है? नहीं, देखिए, क्रूड ऑयल का तो डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा ही आएगा। उसका कारण है क्योंकि क्रूड ऑयल से ही जो भी आप जितनी भी वस्तुएं होती हैं, आप चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई वस्तु हो, उसका कहीं ना कहीं जो मतलब रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल से आता है, चाहे वो प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो, चाहे और भी कोई इंडस्ट्री हो। तो मेरा ये मानना है कि इन सारी इंडस्ट्रीज में डेफिनेटली कहीं ना कहीं आएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा आप देखिए, अगर सरकार ने 90 रुपए से या जो भी है 3 रुपए बढ़ाए, तो ऐसा नहीं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ोतरी करी है। हाँ। तो अभी मेरा ये मानना है कि थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे देखिए और देशों में जिस प्रकार से स्थिति रही है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हमारे जितने भी पड़ोसी देश हो, आप सबको देख लीजिए। मेरा ये कहना है थोड़ा हम सबको एज ए कंट्री
सोचना पड़ेगा। राजनीतिक जो हमारी जो भिन्नताएं हो सकती है, लेकिन हम उन सबको हटा के देश के बारे में ठीक है, सोचना चाहिए। मिलजुल कर देश के बारे में सोचना होगा और ये संकट की घड़ी है, इसमें साथ देना होगा, जो आपका कहना है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जनता के ऊपर बोझ है, जिसकी वजह से जनता जो है वो परेशान हो रही है और सवाल खड़े कर रही है। डॉक्टर शिवानंद हुयालकर भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमें कांग्रेस के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं लौटूंगी आपके पास, पहले पर खेमचंद शर्मा जी के पास चलते हैं। खेमचंद शर्मा जी, देखिए ये वैश्विक संकट है, हम समझ रहे हैं कि एक वैश्विक संकट है, हर देश पर इसका असर आया है, भारत पर भी इसका असर आया है, इस वजह से महंगाई बढ़ी है, दाम बढ़े हैं। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होता है तब जनता को राहत क्यों नहीं मिलती है? जब दिक्कत आई है तो महंगाई तुरंत, लेकिन जब तेल सस्ता होता है तब हम क्यों नहीं देखते हैं कि जनता के पास एक बड़ी राहत आई है, ठीक इसी तरीके से 3 रुपए 5 रुपए के रूप में? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मोनिका जी, जो आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लंबे समय से भारत में ना डीजल के पैसे बढ़े और ना ही पेट्रोल के पैसे बढ़े। क्यों नहीं बढ़े? ये कन्फ्लिक्ट तो काफी लंबे समय से चल रहा है। अभी जो ईरान, इराक, अमेरिका का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे पहले रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसमें भी जो पेट्रोलियम के इंटरनेशनल प्राइस हैं वो अप एंड डाउन हुए हैं, अप भी हुए हैं, भयंकर तरीके से हुए। लेकिन क्यों मैनेज हो पाया? क्योंकि सरकार ने जो अपॉर्चुनिटी मिली कि हमें सस्ता ऑयल मिल जाए तो उस समय भंडारण किया, और जब समस्या थी बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसको एवरेज आउट किया, और इस सिचुएशन को जो कंज्यूमर हैं उन पे इम्पैक्ट नहीं आने दिया। अभी जो 3-4 महीने से ईरान और जिस तरीके से अमेरिका का कन्फ्लिक्ट चल रहा है और हॉर्मुज जो पास है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम हुई है उसके बाद जो प्राइसेस पे इम्पैक्ट आया है वो $110 तक, $110 पर बैरल के आसपास पहुंच गया, फिर भी नहीं बढ़ने दिया। लेकिन अब स्थिति ऐसा है कि ये और लंबा खिंच सकता है। भविष्य में ये महीने, 2 महीने, 6 महीने भी हो सकता है, साल भर भी हो सकता है। तो हमारी इकोनॉमी, हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी कंपनियों पे जो लगातार प्रेशर पड़ रहा है अब वो थोड़ा स्लाइटली वो कंज्यूमर के साथ शेयर किया जाए, तो वो शेयर किया गया है। अगर हम एग्जैक्टली इन कंपेयर टू प्राइसेस, जो इंटरनेशनल प्राइस है, अगर उसमें और एंड यूजर्स को जो आउटकम जा रहा है अगर उसको लगाए तो ये कम से कम 20-25 रुपए बढ़ना चाहिए था। लेकिन स्लाइटली एक छोटा सा टर्न एंड यूजर को जाए। बाकी गवर्नमेंट ने अपनी जो एक्साइज ड्यूटी है वो पहले कम करी थी, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। पर बहुत सारे ओवरऑल 360 डिग्री गवर्नमेंट ने इस समय एक्शंस लिए हैं। पर क्या दोबारा कोई विचार है एक्साइज ड्यूटी घटाने पर? क्या हम देखेंगे कि अभी आगे आने वाले दिनों में एक्साइज ड्यूटी घटाई जाएगी? ऑलरेडी जो एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ी हुई थी उसको कम किया, बड़े स्तर पे कम किया, जिससे एक इम्पैक्ट आया। अब आने वाले समय में स्थिति कैसी रहती है उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। लेकिन मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ, जब विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाओं ने 30 से 40% से लेके 80% तक अलग अलग इकोनॉमी ने, अलग अलग देशों ने एनर्जी के प्राइस बढ़ाए हैं, तब हमारे यहाँ पे एनर्जी के प्राइस स्टेबल रहते हैं। और अब जो बढ़ते भी हैं तो बहुत ही नॉमिनल तरीके से बढ़ते हैं। ये हमारी खेमचंद अच्छी शर्मा जी, ये पॉलिसीज तो को दिखाता प्रैक्टिकल है। बात हो गई जो आप कह रहे हैं और मैं समझ रही हूँ, ये तो प्रैक्टिकल बात हो गई आपके। नहीं, सुनिए तो आगे मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि ये आप जो बातें कह रहे हैं वो मैं समझ रही हूँ, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो देश की जनता आपको सुन रही है और देश की जनता जो इस वक्त इस संकट को झेल रही है, माना सरकार के सामने भी है, सरकार उपाय भी निकाल रही है, पर देश की जनता जो इस वक्त संकट को झेल रही है, हमारी सैलरीज नहीं बढ़ी है, हमारी आमदनी नहीं बढ़ी है, लेकिन हमारा जो खर्च है वो हर एक चीज के रूप में, चाहे वो खाना पकाने वाली गैस हो या फिर पेट्रोल डीजल हो या फिर बाजार में सामान लेने के लिए जाए सामान हो, दूध के रेट हो, हर एक चीज में जो रेट्स है वो इंक्रीज हो गए हैं। अब सरकार, जनता के पास कमाई उतनी ही है, महंगाई बढ़ रही है, जनता बैलेंस कैसे करेगी? ये आप कैसे समझाएंगे पब्लिक को? नहीं, आप हाइपर इसको ना करें, सेंसलाइज ना करें। सैलरी कोई सेंसलाइजेशन नहीं किया जा रहा है। नहीं, आपने सवाल किया, नॉर्मल सी बात है खेमचंद शर्मा जी, सेंसलाइज करने की बात हम नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल सी बात है, देश की जनता ये समझना चाहती है। लेट मी कम, समझाने की बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ हमारे देश का नहीं, इंटरनेशनल सिनेरियो की वजह से ये समस्या आई है, भारत की वजह से नहीं है, इंटरनेशनल की वजह से आई है। तो क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका में लोगों की सैलरी बढ़ी है? क्या आपको लगता है कि यूरोप में लोगों की सैलरी बढ़ी है? क्या आपको लगता है मिडिल ईस्ट में लोगों की सैलरी बढ़ी है? खेमचंद शर्मा जी, वही तो मैं कह रही हूँ, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। कंप्लीट करने दो,
दिस इज नॉट डन प्लीज, दिस इज नॉट। नहीं आपने नहीं, सवाल ऐसी किया वाली तो बात let me नहीं है। मैं complete। कह रही हूँ जो यहाँ आप पर मुझे बोलते समझा रहे रहे हैं वो मैं समझ रही हूँ, देश की जनता को क्या नहीं, आपको समझाएंगे? नहीं, मैं आपके माध्यम से देश को ही समझा। ठीक है, हम और आप यहाँ पे जो बैठे हैं वो आपके ऑडियंस के लिए ठीक ही है, बैठे चलिए हैं, आप पहले बात उसी पूरी को समझा कीजिए। रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो समस्या है यहाँ तो एक बहुत ही छोटा सा चंक कंज्यूमर्स पे पास ऑन किया गया है। अब देखिए ये समस्या का जो जितने अड़ोस पड़ोसी देश देख लीजिए बाहर के, और आज हमारा देश मीडिया भी देखता है, आप जैसे अच्छे चैनलों को भी देखता है, डिजिटल मीडिया भी देखता है, सोशल मीडिया भी देखता है, उसको सब पता है कितने प्राइस कहाँ बढ़े हैं। सबके बच्चे किसी न किसी के नाते रिश्तेदार बच्चे विदेशों में, उनको भी पता है कि वहां पे गैसोलीन के प्राइस पिछले 6-8 महीने में लगभग 70-80% तक बढ़ चुके हैं। तो $2.5-3 में वहां पे पर बैरल वहां पे मिलता था गैस अमेरिका में, आज वो $4.5-5 तक भी अलग अलग स्टेट में। तो ये सबको पता है, देख रहे हैं कि हमारी अच्छी सरकार ने इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया। और मैं आई एम श्योर कि जैसे ही स्थिति वहां पे इंटरनेशनली बेटर होगी, सेटल होगी, ये प्राइस फिर से कम होंगे। जैसे पहले भी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मल्टीपल टाइम प्राइस रिड्यूस करके भी लोगों के सामने दिखाया। क्या आगे आने वाले वक्त में टैक्स में किसी तरह की कोई कटौती की जाएगी ताकि जनता को राहत दी जा सके? नहीं, ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स में जिस तरीके से एक्साइज में बड़ी छूट आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पिछले समय में दी, ताकि जो इम्पैक्ट है वो कम से कम कंज्यूमर्स पे आए। आने वाले समय में क्या सिनेरियो रहेगा, इंटरनेशनल सिनेरियो क्या रहेगा, उस पर काफी निर्भर करता है। जिस तरीके आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विदेश में जाके एक के बाद एक समझौता कर रहे हैं, और ये गारंटी हमारे सहयोगियों से ले रहे हैं कि हमें लगातार सप्लाई गैस की और पेट्रोलियम की मिलती रहेगी। अल्टरनेटिव रूट्स ढूंढे जा रहे हैं, और जो पाइपलाइन डायरेक्टली पाइपलाइन भारत तक पहुंचे उस पर काम शुरू हो गया। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट उसमें की जा रही है, उसके लिए प्रोविजन हुआ है। मैं ऐसा समझता हूँ आने वाले समय में हमारे पास स्टेबल सप्लाई होगी, कंटिन्यूटी सप्लाई होगी, बेटर प्राइस पे सप्लाई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। जो गवर्नमेंट के चलिए उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप जो बातें तमाम कह रहे हैं वो आगे आने वाले दिनों में देखने को भी मिले और जनता को भी जरूर राहत मिले। डॉक्टर शिवानंद भी हमारे साथ है कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए। सर, कांग्रेस का जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, अभी भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, ठीक है। कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं, विरोध जता रही हैं, पर क्या आपको ये नहीं महसूस हो रहा कि एक वैश्विक संकट है और इसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे, या वैश्विक संकट है इसमें सरकार का साथ देकर सुझाव देने की जरूरत है, ना कि विरोध करने की जरूरत है? क्या टेक है आगे के लिए विपक्ष का? मोनिका जी, गुड इवनिंग। पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2026 तक कोई देश के बारे में, युवा युवती के बारे में, बेरोजगारी की चरम पर है, महंगाई चरम पर है, कोई लेना देना नहीं है। निर्मला सीतारामन जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनको मैं बोलता हूँ तुरंत, मैं गंदी भाषा से एक महिला तुरंत रिजाइन लेना चाहिए। उनको कुछ आता नहीं, पीएम ऑफिस से फाइल आता है, सिर्फ रबर स्टैम्प सिग्नेचर मारती है। देश सर्वोपरि है। नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी किया, नोटबंदी का क्या फायदा हुआ, युवा युवती को क्या रोजगार हुआ? देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने 2014 से लेकर 2026 तक 93 कंट्री घूम के आए। सिर्फ जाके फोटो खींचना, जबरदस्ती जप्पी मारना, जबरदस्ती गोर गरीब दलित पिछड़ों के सीबीआई ईडी इनकम टैक्स मिसयूज करना, जीएसटी के लिए आज 6.5 करोड़ छोटे छोटे व्यापारी बिजनेस बंद कर दिया। ये लोगों ने जीएसटी जबरदस्ती कर रहे। पेट्रोल महंगा हो गया, सोना मत खरीदो। नरेंद्र मोदी कुछ सोचा है? जो उधर शराब ज्वेलरी शोरूम में काम करने वाले लेबर है, 2 करोड़ लोग आज बेकारी हो गए। उस बारे में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया यार? और यहाँ पे चैनल पे बैठे हैं, मैं बीजेपी नेता खेमचंद जी को पूछना चाहता हूँ, और अर्थशास्त्री ने वो एक तरफा ही बात कर रहे थे। विश्व गुरु के चक्कर में पूरा देश डुबा दिया नरेंद्र मोदी। इसराइल, अमेरिका, ईरान के बारे में कुछ कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी ने भारत देश में परदेश की जो पैसा डाला था वो लोगों ने निकाल दिया। 800 मिलियन यहाँ से भारत के पैसा निकालने के बाद ये परिस्थिति प्रचंड भयानक, कोविड जैसा, सिर्फ थाली बजा के देश बचाने की कोशिश नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने गुमराह कर रहे, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे। अगर नरेंद्र मोदी ने सब सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए। हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, ममता दीदी जी, स्टालिन जी, विजय तलपति जी, जितना अपोजिशन लीडर है सबको एक साथ बुला के मीटिंग लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। देश सर्वोपरि है, हिंदुस्तान सर्वोपरि है। देश के बारे में अभी देखिए मोनिका जी, मैं दिल्ली में था, अभी नरेंद्र मोदी जी का दो एक कॉन्वा दिखा ना, वो फोटो मेरे मोबाइल पे, उस गाड़ी में नरेंद्र मोदी नहीं थे,
मेरे पास पूरा वीडियो है, मैंने वीडियो शेयर किया है एबीपी न्यूज पे, आज तक डिबेट में। नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे, ये बीजेपी वाले फोटोशूट करना। आज देखिए, आज गरीब लोग करे तो क्या करे, पेट्रोल दाम बढ़ाया, डीजल के दाम बढ़ाया, गैस का भी रेट बढ़ा दिया, लेकिन पैसा तो डेवलपमेंट तो नहीं हो रहे। आज मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ, यहाँ छोटे छोटे व्यापारी वड़ा पाव बेचना, चाय बेचने वाले 5,500 जो स्टॉल था वो बंद हो गया, क्योंकि सिलेंडर बहुत महंगाई हो रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहे। ये पूरा जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी 1 मिनट भी चेयर पे बैठने का अधिकार नहीं है। चलिए, आप आप कह रहे हैं कि उन्हें अधिकार नहीं है। डॉक्टर शिवानंद जी सुनिए, आप कह रहे हैं कि उन्हें अधिकार नहीं है। नहीं, सुनिए तो आप कह रहे हैं कि अगर उनको अधिकार नहीं है, विपक्षी दलों की एक बैठक बुलानी चाहिए थी, तमाम विपक्षी दलों को, विपक्षी नेताओं को बुलाना चाहिए था, मंथन करना चाहिए था। तो ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये जनता के हित में, जनता की आवाज उठाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं, या विपक्ष को तवज्जो नहीं दी जा रही है, सर्वदलीय बैठक के लिए बुलाया नहीं जा रहा है, इसीलिए प्रदर्शन हो रहे हैं? और अगर प्रधानमंत्री उस कुर्सी पर बैठने के लिए हकदार नहीं है, निर्मला सीतारमण अगर हकदार नहीं है, तो कांग्रेस के पास सुझाव के तौर पर क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी है जिसके अनुसार जनता पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े? राजनाथ सिंह सर को या अमित शाह जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, किसी मिनिस्टर को कुछ देता नहीं। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। इन्होंने ट्रेड डील, एसिल फाइल, नरेंद्र मोदी के चक्कर में। बता दीजिए ना सर, सिखा दीजिए ना उन्हें। डॉक्टर शिवानंद जी, ये ठीक नहीं है। ठीक है, आपने कहा, मैं कह रही हूँ, ठीक है, बोलो, ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करती हुई 1 मिनट आपको समय और दे रही हूँ। सुनिए ना, नहीं, शिवानंद जी समझ गए हम। आप कह रहे हैं कि कोई भी अपनी कुर्सी का हकदार नहीं है। शिवानंद जी सुनिए, आप कहते हैं कि कोई भी अपनी कुर्सी का हकदार नहीं है, मैं कहती हूँ नहीं है। तो आप अगर कांग्रेस कुर्सी की हकदार है, तो कांग्रेस सुझाव बता दे, कांग्रेस स्ट्रेटजी बता दे, जिससे जनता पर बोझ ना आए। ये जो दाम बढ़े हैं, ये बढ़े हुए दाम वापस ले लिए जाएंगे। आप जरा सुझाव यहाँ पर दे दीजिए। देखिए मोनिका जी, आदरणीय देश के पंतप्रधान, 140 करोड़ जनता का, मेरा भी है और सबका है। ये क्या बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है? उनका जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर, हमारा नेता जननायक राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, पूरा अपोजिशन को विश्वास में लेके, मंत्रिमंडल विश्वास में लेके मीटिंग लीजिए, बुलाइए मीटिंग में तय होगा ना कुछ सुझाव होगा। हमारा नेता जननायक हम सहयोगिता करने के लिए रेडी है, लेकिन देश के नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। आज देखिए इनका सहयोग किस तरीके से करते हैं आप सहयोग किस तरीके से करते हैं शिवानंद जी? आप एडवाइस देते हैं, आप स्ट्रेटजीज बताते हैं। दैट मींस कांग्रेस एडवाइस देती, स्ट्रेटजीज बताती, रेवेन्यू लॉस से कैसे उभरा जाए वो सुझाती, क्या करती? देखिए मोनिका जी, जीएसटी जो है कैंसिल करना चाहिए। गौर, गरीब, दलित, पिछड़ों, किसान के लिए देखिए, आज भारत देश 62% खेती प्रधान देश है। एक्सपोर्ट क्या कुछ भी नहीं किया 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने, कुछ नहीं, सिर्फ फोटोशूट करना, जबरदस्ती जप्पी मारना, एस्टिन फाइल, ट्रेड डील, नाम नरेंद्र, काम से। अरे तो आप एडवाइस तो बता दीजिए ना, स्ट्रेटजीज आप बता नहीं रहे हैं, एडवाइस आप बता नहीं रहे हैं, रेवेन्यू लॉस कैसे उससे उभरा जाए वो आप बता नहीं रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि विपक्ष आरोपों की राजनीति कर रहा है। आऊंगी सर आपके पास, आशुतोष जी आ रही हूँ आपके पास आऊंगी, पर पहले यश भारतीय के पास जाते हैं। ठीक है, बातों से यही लग रहा है यश भारतीय जी कि विपक्ष क्या सिर्फ आरोपों की राजनीति कर रहा है, इस मुद्दे में भी जनता को घेरने की कोशिश कर रहा है। आऊंगी आशुतोष जी, 2 मिनट का समय दीजिए, पहले यश भारतीय जी से हम सवाल ले लें। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष आरोपों की राजनीति कर मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। जगह जगह जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी गरीब, मजदूर वर्ग, पिछड़ों, सबकी बात करती है, उनके हक की लड़ाई लड़ती है। तो आपके पास क्या एडवाइस है, क्या स्ट्रैटेजीज हैं जिससे रेवेन्यू लॉस से उभरा जा सके? क्या सरकार को विपक्ष का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इसी तरह से सिर्फ प्रदर्शन होंगे? मोनिका जी, आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले जो आपके पैनलिस्ट चर्चा कर रहे थे, विश्व की बातें हो रही और विश्व से तुलना हो रही है, हमारे पड़ोसी देशों से तुलना हो रही है, तो हम हंगर इंडेक्स में कहां हैं जब भुखमरी की बात आती है? हम अपने पड़ोसियों देश से ज्यादा भुखमरे हैं। अब क्योंकि मुझे पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, लेकिन तुलना तो पड़ोसी से करनी पड़ेगी। तो जब हम उनसे नीचे हैं
देश में जिस देखिए, तरीके पहले से चुप दुनिया रहना भर सीखिए में लिया खेमचंद जा जी। रहा है, ये बदतमीजी मत किया कीजिए। सत्ता सरकार में थोड़ा शालीन खेमचंद होना शर्मा जी, सीखिए। आप जब बोल रहे थे तो आपको जब किसी सबको ने फ्री भी में इंटरप्ट राशन दिया जा नहीं रहा है, तो किया। भुखमरी यहाँ पे खेमचंद कैसे शर्मा हो जी, सकती प्लीज है? मैं रिक्वेस्ट आपको करूंगी, जैसे संस्थाओं आपकी के बात नेता पर को किसी ने बार-बार भी रिपीट कर इंटरप्ट रहे नहीं हैं, किया, तो प्लीज जो उनको उनकी illogical बात है। रखने दीजिए। जब उनका मौका आया है तो उनको उनकी बात रखने दीजिए। जी यश भारती जी। देखिए, विश्व हंगर इंडेक्स में हम कहां खड़े हैं, वो बात छुपी नहीं है। 123 देशों के इंडेक्स में हम नेपाल से पीछे हैं, हम पाकिस्तान से पीछे हैं, हम अपने पड़ोसी देशों से पीछे हैं। और ये तब है जब ये वैश्विक स्थिति नहीं थी, जब अच्छे दिन के सपने दिखाए जा रहे थे। 8 में से 3 में से 1 बच्चा कुपोषित था हमारे देश में। ये तब की स्थिति बता रहे हैं। इस पे काम नहीं हुआ। आज अगर बहाना लेंगे कि युद्ध हो गया है, कुछ और हो गया है, कल वो वैश्विक बीमारी हो गई थी कोविड, आप बहाने देंगे तो बहानों से काम नहीं चलेगा। जब जिम्मेदारी दी तब तय करना था सारी चीजें। आप दूसरी बात, हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, खुशहाली की बात करें, उसमें भी हम पीछे हैं। तो खुशहाली में हम पीछे, भुखमरी में हम पीछे, मतलब आगे है। अगर हम बात करें तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति किसके साम्राज्य में बनी? कौन सरकार में था, कौन सत्ता में था? सवाल ना पूछे, विरोध ना करें। आप कह रहे हैं इसको भुनाने की बात हो रही है, इसको भुना के हम क्या खाएंगे? ये हमारे बच्चों के लिए, आने वाले जीवन के लिए है। क्या हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल नहीं पूछेगी? जब ये सब हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे? तो क्या हम खामोशी से ताली और थाली पीटे इन सरकार के लिए? क्या हाँ अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन की बात है? अगर हम बात करते हैं विश्व हंगर इंडेक्स में, तो उसका एक बड़ा गंभीर श्रेणी में हम स्थिति पहुंच गई है। उसके बाद हैप्पीनेस की बात करें तो सोशल सपोर्ट की जो बात है, उसमें भी हमारी स्थिति बहुत खराब है। तो ये सब खराब स्थिति पैदा की गई है सरकार के द्वारा, क्योंकि सुधारती भी सरकार है। अगर कोई अच्छी चीज होगी उसका श्रेय सरकार लेती है, तो अगर खराब चीज हो रही है तो उसका भी हिस्सा सरकार के हिस्से में ही जाएगा। हम अभी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी तमाम चीजों के लिए। मैं बहुत छोटा सा सवाल है मेरा, भारत में आज तक किसी सरकार ने दूध के पैकेट पे टैक्स नहीं लगाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूध पर टैक्स लगा रही है, 5% टैक्स दूध पे वसूल रही है, घी पे 12% जीएसटी तलब। क्या चाहती है? ये सवाल इनसे है। क्या अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहना, सुखमय जीवन जीना, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खराब लगता है? इसीलिए राशन पे आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। ये राशन पे जो निर्भरता है, यही भारतीय जनता पार्टी का आत्मनिर्भर की परिभाषा है। जी आ रहे हैं और आप शर्मा हमसे जी। पूछे हम सुझाव क्या दें इनको? ये सुझाव मानने की स्थिति में है कहां? ये तो लूटने की स्थिति में। पीएम केयर फंड के बारे में बताइए, किसी ने बताने की कोशिश करी? इतना बड़ा फंड कोविड काल में इकट्ठा किया गया, कहां से आएगा, कहां जा रहा है, कोई हिसाब नहीं देंगे। ये कानून बना दिया आपने संख्या बल का ये इस्तेमाल करना कि अगर जनता ने आप पे विश्वास दिखा दिया या आप धांधली करके जीत के आए हो तो इस तरीके की धांधली करोगे कि आप पीएम के फंड बना दोगे और उसका हिसाब नहीं देना चाहते हो। ऐसे कानून, ऐसे नियम बना देंगे कि जनता के पास बात ना आए। और बात करते हैं पारदर्शिता की, साफ सुथरी छवि की। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से आप चंदा ले रहे हो और 2 दिन 3 दिन बाद आप बड़े बड़े धंधे ले रहे हो उन चंदा लेने वाले लोगों से। तो ये जो चंदे का धंधा चल रहा है, ये जो देश को बेचने का धंधा चल रहा है, बड़े देश के अंदर हमारे मुस्लिम भाइयों को इस्लाम के नाम पे खलनायक बनाने का काम करते हैं, अल्लाह के नाम पे बुराई भलाई पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। आज मोदी जी की तस्वीर देख लीजिए। आपको विदेशी मुसलमान पसंद है, लेकिन जो भारतीय मुसलमान है, जो भारत की रक्षा करने के लिए अपना जीवन देता है, तमाम लंबी श्रृंखला है जिन्होंने अपनी यश भारती जी, हम महंगाई की बात कर रहे थे, कहाँ मुसलमान, हिंदू और इन पर आ गए? नहीं, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर भुखमरी है, अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस का इंडेक्स हमारे नीचे, सब जुड़ी हुई है, माहौल से जुड़ा हुआ है, भाईचारे से जुड़ा हुआ है। ये जो दुश्मनी भी पैदा कर ली है कि इनको अमेरिका से ही तेल लेना है, ये सब वही तो है। जो 60 दिन की उधारी मिल रही थी वो नहीं चाहिए, जो नजदीक से सामान मिल रहा था वो नहीं चाहिए, हमें नगद का एडवांस चाहिए और हमको जो दूर से मिल रहा है के पास आऊंगी वो चाहिए। हाँ। तो मैं सुन नहीं पाया मोनिका जी आप। नहीं, मैं आपको ही सुन रहे हैं, बोलिए।
तो जो तेल इनको दूर से मिल रहा है अमेरिका से, उससे ऐसी क्या दोस्ती है जो आपको उधार नहीं दे रहा है, जो आपको एडवांस नहीं दे रहा है, आप उससे तेल लेने की जिद पकड़े हुए हैं। और जो आपको देश उधार दे रहा था, आपको 60 दिन की क्रेडिट दे रहा था, आपके घर से नजदीक था, आप उससे तेल नहीं लेना चाहते हैं। तो ये जिद पे कौन अड़ा हुआ है? ऐसी क्या मजबूरी है कि हमें देशवासियों के लिए दूर जाके तेल लेना पड़ रहा है? कि आपका कहना है कि जो रणनीतियां अख्तियार की जा रही हैं सरकार की तरफ से, ये उन्हीं का नतीजा है कि जनता बोझ झेल रही है। हालांकि आपकी इस बात पर हर कोई अपने अपनी तरफ से पक्ष देना चाहता है। मोनिका जी, हाँ जी, दूध पे जीएसटी लगा दिया आपने पैकेज वाले, तो जी आप ही जवाब देंगे। बिल्कुल, हाँ। उस पे कौन सी देश हित के आप काम कर रहे हैं, थोड़ा समझा दीजिए मुझको। ठीक है, आशुतोष जी उसी जवाब तरीके से देंगे। खेमचंद जी मेरे साथ एक चैनल पे थे, मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी गंगा एक्सप्रेसवे बना दिया, गंगा एक्सप्रेसवे पे आप 950 रुपए बाइक वालों से टैक्स ले रहे हो। जो आगरा एक्सप्रेसवे हमने बनाया था जिसपे हम कोई टैक्स नहीं देते, उस पर 750 रुपए आप टैक्स ले रहे हो बाइक वालों से। ये कौन सा आत्मनिर्भर बना रहे हैं और कौन सा देश का विकास करने जा रहे हैं? बाइक वालों से कौन सा 750 यमुना एक्सप्रेसवे पर लिया जा रहा है जी? बाइक वालों से 750 रुपए यमुना एक्सप्रेस पे टोल की बात कर रहे हैं आप? मैं टोल की बात करूंगा ना, और किससे लेंगे? ओके, और किससे लेंगे? बिल्कुल। और वही तुलना हम आगरा एक्सप्रेसवे से कर रहे हैं कि हम जब निःशुल्क दे सकते थे आगरा एक्सप्रेसवे पे, तो हमारी सरकार जाते ही 2018 में इन्होंने उस पर टैक्स लगा दिया। उस पर 750 रुपए टैक्स ले रहे हैं आज की डेट में बाइक वालों से, तो कार वालों से और ले रहे हैं, कमर्शियल व्हीकल से और ले रहे हैं। तो ये भारी मार, जो आर्थिक मार पड़ेगी, ये तो आम आदमी पे ही पड़ेगी, एंड यूजर पे ही पड़ेगी, जिस बात का पेट्रोल डीजल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका कहना वही है कि जो रणनीतियां सरकार ने अख्तियार की हुई हैं उसी की वजह से जनता पर बोझ पड़ रहा है। जो रणनीतियां, इसका जवाब मोनिका जी मैं प्याज नहीं खाती, अर्थशास्त्री मैडम हमसे ये कहती हैं मैं प्याज नहीं खाती, इसलिए उसके दाम से उन्हें कोई लेना देना नहीं। वो कह देंगी मैं घी नहीं खाती, मैं दूध नहीं पीती, ठीक है, तो वो हर चीज को महंगा कर देंगे। ऐसे तो अर्थशास्त्र मंत्री बने हमारे यहाँ। जवाब आशुतोष गुप्ता जी दे रहे हैं, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर भी और शिवानंद जी की बात पर भी। आशुतोष जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। आप आशुतोष जी सुन पा रहे हैं आप? आशुतोष जी, हाँ, मैं अभी अनम्यूट कर दिया। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सबसे पहले मैं अपने जो पॉलिटिकल साथी यहाँ पे पैनल पे है उनसे एक आग्रह भी करना चाहूंगा। देखिए, आप लोग इस विषय पे रहिए। मुद्दा आप लोग पूरी तरह से इसको ऐसे मिक्स कर देते हैं कि वो मुद्दा ही खत्म हो जाता है। मेरा एक ही बात कहना है, अभी हमारे यश भारती जी ने कुछ बातें रखी है, तो भ्रामक बातें रखी है, जिसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात, पहले तो एवरीडे जो पाउच्ड मिल्क है उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है, ये बात जान लीजिए। एवरीडे जो पाउच्ड मिल्क है पे लगता है, कोई भी टैक्स नहीं लगता मदर डेयरी है। पे लगता है। दूसरी बात, एवरेडी पाउच पैकेट तो रईसों की चीज है, गरीबों की चीज तो दूध का पैकेट है। अरे भाई सुनिए, क्यों भ्रमक आप पैदा कर रहे हो? मिल्क पे कोई टैक्स और ये सारे टैक्सों से आम आदमी का फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? दूसरा, आप कह रहे हो हमने चीजों को दूसरा भ्रमक पैदा मैं कर आपको दिया। बता रहा हूँ, आपके अर्थशास्त्र को प्रमाण यश भारती जी, आप आग्रह है कि आप मेरी बात को सुन ले। आपने बोला, मैं सुना आपकी बात को, जबकि वो बातें आपने भ्रामक तरीके से बताई है चैनल पे। जनता सुनती है इन बातों को। दूसरी बात, गूगल भी करके देख लेती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, घी पे घी जो बचता है, देसी घी की बात करो चाहे कोई भी इनेबल पे, वैट पहले भी लगता था और आज सरकार वही लगा रही है। तो ऐसी बातें ना करें। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस सरकार में 2005 से लेकर 10 तक ऑयल बॉन्ड जारी किए गए। सुनिए आप मेरी बात, आप एक मिनट मेरी बात को पूरा सुन लेंगे, उसके बाद बताइएगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइएगा। 2005 से 10 तक कांग्रेस की सरकार थी। सुन तो लीजिए शिवानंद जी, सुन तो लीजिए। गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट के काल में आपने ऑयल बॉन्ड जारी किए, एक तरफा बात कर रहे हैं। ऑयल बॉन्ड जारी किए, हमने हस्ताक्षर किए हैं। 1,43,000 करोड़ रुपए। सपा को जो प्रवक्ता है उन्होंने 1,43,000 करोड़ रुपए लगाया, और जिसमें की इंटरेस्ट दिया जाना था 7 से 8%। सरकार ने 1,43,000 करोड़ और उसका इंटरेस्ट 1,75,000 करोड़ ऑयल कंपनीज को वापस किया। अब आप बताइए, लायबिलिटी कांग्रेस ने खड़ी करी,
और वर्तमान सरकार ने उसको पूरा किया। आज क्या आप वही स्थिति चाहते हैं? मैं जवाब दूं देखिए, अशांति अगर महोदय जी हम आपकी बात बोरेंस का। को इतना बड़ा कर देंगे, मैं ऑयल भी बॉन्ड्स देने की वाला- जो बात मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल आप दोनों से जवाब लिया जाएगा, बिल्कुल। अगर यहाँ किसी बात को लेकर क्लैश हो रहा है तो सबको पूरा देखिए, मौका मेरी- दिया एक मिनट, जाएगा। मेरी बात एक सुनिए। लाइन उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप दोनों जवाब दीजिएगा बारी बारी। अरे मोनिका यहाँ हाँ, भाई मैं तुम झूठ बोल रहे ये हो। बात कहना चाह रहा हूँ। शास्त्र है, सबसे पहली कौन सा बात ये है शास्त्र हमने कि किया है। अगर किसी ये को झूठ बोल पेंडिंग रहे हैं किया बैठ के। जाएगा किसी बीजेपी विषय दलाली को, नहीं कर रहे, हम क्या इसके बात सुनने आए? हमको इतना अगर वो गलत कह रहे तो आप अरे, अपने तथ्यों में उन्हें सही कीजिएगा ना, शिवानंद जी। शिवानंद शिवानंद जी, जी, आप अगर अपने गुप्ता जी voice को गलत सही कह रहे कीजिए। हैं कोच, तो आप दलाली अपने आप खाने तथ्यों में वाले से लोग ठीक कीजिएगा। दलाली आप खाते, दलाली खाने वाले लोगों से ना आप बात मत करिए। प्लीज ये गलत भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, बताइए मुझे, शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से फिगर कीजिए, बताइए। चयन सही ऑयल बॉन्ड तरीके का से जो फिगर कीजिए। दिया वो गलत है क्या? देश सर्वोपरि है, बताइए मुझे, हिंदुस्तान सर्वोपरि है। कैसे वो उस शब्दों का बारे में इस्तेमाल बात कर रहे करो। हैं? क्या इतना आपको समय पता तो नहीं है कि नरेंद्र किस मोदी तरह को से शब्दों का इस्तेमाल इतना करेंगे? समय तो निर्मला सीतारामन को टोको। देश के बारे में क्या है? आप यहाँ शिवानंद बैठ जी, के एक तरफा एक मिनट भाषा आ रही कर थी रहे हैं, खिमचंद इसके शर्मा जी आपके बारे में पास दो में। भाषा शिवानंद जी उनको एटलीस्ट बोलने दीजिए, अगर आपको गलत लग रहा है उनकी कही बात। शिवानंद जी, बात कही हुई अगर गलत लगे तो अपने तथ्यों में आप उन्हें सुधार दीजिएगा। 1 मिनट उनको लाइन कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा और अपने तथ्यों में उन बातों को सुधार दीजिएगा। मोनिका जी देखिए, मैं बहुत ही गंभीरता के साथ इस विषय को आपके सामने रख रहा हूं। अगर किसी को ये लगता है कि मैं किसी पार्टी विशेष के लिए बात कर रहा हूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आप सबसे फिर से आग्रह करता हूं कि आप सब देश की जनता को आगे रखिए। पॉलिटिकल अपने जो भी आपकी आकांक्षाएं होंगी उसको पीछे रखिए। देश की जो नागरिक है उनकी आकांक्षाओं को आगे रखेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा और आपकी पार्टी भी आगे बढ़ेगी। तो मेरा ये आप सबसे अनुरोध भी है, आज देश में एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, लेकिन आप सबका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव आते जाते रहेंगे, जनता यही रहेगी। आप सबको जो सही बात है वो बताना चाहिए। मेरा यही बात कहना है। मैंने जो फिगर्स आपको दिए थे, जो मैंने ऑयल बॉन्ड के बारे में जो फिगर दिए थे, वर्तमान सरकार भी चाहती तो ऑयल बॉन्ड ला सकती थी, लेकिन वो नहीं चाहते कि आगे इस तरह के बर्डन बढ़े। अगर ये बढ़ते रहेंगे तो सरकार के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। धन्यवाद। शिवानंद जी को आपकी बात पर आपत्ति है? शिवानंद जी आप अपना पक्ष रख सकते हैं। देखिए मोनिका जी, देखो जो मेरे मित्र है अर्थशास्त्री, वो कोई मेरी दुश्मन नहीं है, लेकिन एक तरफा भाषा अगर इतना है तो नरेंद्र मोदी साहब को आप ट्वीट करो ना भाई, बोलो ना आदरणीय देश के निर्मला सीतारामन जी को ट्वीट कीजिए। देश सर्वोपरि है, हिंदुस्तान सर्वोपरि है। युवा युति के बारे में सोच रहे, बेरोजगारी चरम पथ पर है, महंगाई चरम पथ पर है, पेट्रोल डीजल सोना, अरे ठीक है ना भाई, सोना मत खरीदो। नोटबंदी किया, 370 हटा के क्या हुआ आप ही देखो। नीट का पेपर लीक किया, सब बीजेपी आरएसएस के लोग बैठे। पीवी कुलकर्णी कौन है? आप लोगों ने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। एमपीएससी पेपर लीक किया, यूपीएससी पेपर लीक किया, नीट का बार पेपर लीक हो रहे हो। नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं? मोदी साहब एक्शन क्यों ले रहे हैं? प्रधान जी का रिजाइन ले रहे हैं। इतना बड़ा 26 माता भगिनों के नाम पे सुंदर क्या एलजी मनोज सिन्हा जी ने खुद बोला हमारे से चूक हुआ। अमित शाह जी रिजाइन तो नहीं दिया, उसके ऊपर राजनीति खेल रहे हो। बिहार में जाके चुनाव में फायदा उठाया, इस तरह से अच्छी बात नहीं है। देश सर्वोपरि है। हम 100% आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सूचित किया है, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है मोनिका जी, लेकिन प्लानिंग क्यों नहीं किया? सब सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। पैनल पे जितना खेमकन जी हो, यही बात खिमचंद शर्मा जी से ले लेते हैं, जो विपक्ष बार मांग कर रहा है, क्योंकि पहले भी हमने इस विषय पर जब चर्चा की यही मांग हो रही थी। आप जो गलत आप लोगों ने महंगाई ऐसे गरीबों को मार रहे, कुचल रहे, ये ठीक नहीं है। कोई जैसा परिस्थिति 1-2 महीने में मोनिका जी बहुत भयंकर होने वाला है। इसमें जान जाएगा, लोग सुसाइड करेंगे। इसका पूरा जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी, निर्मला सीतारामन जी, स्थिति आगे जाके और भी ज्यादा गंभीर होने वाली है, जो कह रहे हैं डॉक्टर शिवानंद जी। यश भारती अपना टेक देना चाहते हैं, देन हम खेमचंद जी के पास जाएंगे। ओवर टू यू यश जी। देखिए हमारे पैनल में जो अर्थशास्त्री जी बैठे हैं, डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी, उन्होंने दूध का विश्लेषण किया। मैं उनको और क्लियर कर देता हूं, अगर वो अर्थशास्त्री हैं तो उनके काम ही आएंगी चीजें, कम से कम चीजें गलत तो ना आए। 18 जुलाई 2022 में 5% से लेकर के 18% जीएसटी तक लगाने का काम किया दूध उत्पादनों पे, 12% तक।
और उन दूध उत्पादों में दही, लस्सी, छाछ, पनीर, दूध सब चीजें मिली हुई थी। तो हम जब बात करते हैं कि दही, लस्सी और इन सब पे तो 5% जीएसटी लगाया गया, 5% जीएसटी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध पर लगाया गया। यश भारती जी, जो मिल्क पाउडर्स होते हैं उन पर 5% जीएसटी लगाया गया। जो ताज़ा दूध, कच्चा दूध जो मिलता है वो 0% जीएसटी पर है, और जो कंडेंस्ड मिल्क के डब्बे आते हैं महंगे महंगे उन पर 12% जीएसटी है। मैं मोनिका जी आपको पूरा वही आंकड़े बता रहा हूँ, मैं तो नाम लेके बता रहा हूँ। मदर डेयरी, अमूल, इनके पैकेट जो दूध आता है उस पर जीएसटी लगा हुआ है। नाम लेके बता रहा हूँ। आप एवरेडी और पाउडर की बात कर रहे हैं, और वही जो आपने अभी मिल्क केन्स की बात करी उस पर 12% जीएसटी था जून 2024 तक। अभी उसको घटा के 5% कर दिया है। तो 12% था ना, उसको घटा के 5। अमीर खरीदे या गरीब खरीदे, दूध पे जीएसटी लगा कौन रहा है? गरीबों के दूध पे भी जीएसटी लगा रहे हो, अमीरों के दूध पे भी जीएसटी लगा रहे हो, लेकिन उस किसान को जो दूध उत्पादक है, क्या उसको लाभ पहुंचा रहे हो ये 12% जीएसटी का? वहां तो आप नाटक ही कर रहे हैं। तो ये जो दोहरे मापदंड है इस पे हम बात कर रहे हैं, और अल्टीमेटली हम देश की जनता की बात कर रहे हैं कि उसको क्या मिल रहा है। अब अर्थशास्त्री जी कह रहे हैं कि हम चीजों को घुमा रहे, विदेश में युद्ध चले, कहीं और युद्ध चले, हमारे यहाँ कोई विपदा है, वैश्विक बीमारी आए, लेकिन मतलब तो यही है कि जनता को क्या मिल रहा है। सरकार की जिम्मेदारी जनता के प्रति है, और जब वहां विफल हो रही है तो उसको विपक्ष उठाएगा, विपक्ष सवाल खड़ा करेगा ताकि सुधार हो, आंखें खोलेगा सरकार की। अब अगर सुधार नहीं होगा तो सड़क पर प्रदर्शन भी होगा। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, टैक्स के बारे में क्यों सरकार विचार नहीं कर रही है? टैक्स को अगर घटा दिया जाए, जो जनता पर बोझ है वो कम कर दिया जाएगा। यही विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि जो रणनीतियां हैं, जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, उसमें टैक्स बहुत ज्यादा है। हर एक चीज जो रोजमर्रा की है उस पर इतना भारी भरकम टैक्स है जिसकी वजह से जनता पर बोझ पड़ रहा है। तो क्या सरकार टैक्स घटाने पर विचार करेगी? देखिए मोनिका जी, जैसा हमें याद है दिवाली पे सिंप्लीफिकेशन ऑफ जीएसटी किया गया, जीएसटी 2.0, जिसमें भारी मात्रा में जो कॉमन यूज की चीजें उन पे जीएसटी कम किया गया, और जिससे एक दिवाली का बड़ा गिफ्ट हमारे देशवासियों को मिला, हमारे कंज्यूमर्स को मिला, जिसका लाभ भी मिला और कई सेक्टर्स में भारी सेल भी इंक्रीज हुई। तो ऑलरेडी सरकार ने वो कदम उठाया। अब जो सरकार मैनेज कर रही है, पर्टिकुलरली जो एनर्जी के प्राइसेस हैं, जिसमें पेट्रोल का, डीजल का, और उस पर कई चीजें और भी बनती हैं, जो रॉ ऑयल आता है उससे गैसोलीन बनती है, और भी कई चीजें हैं जो वहां से प्रोड्यूस होते हैं, उन पे इम्पैक्ट है। अभी तक इम्पैक्ट मैनेज किया गया, गवर्नमेंट ने उसको कंज्यूमर पास ऑन नहीं होने दिया, जबकि विश्व के सभी देशों ने उस प्राइस को, मतलब उस महंगाई को अपने कंज्यूमर्स पे पास ऑन किया। हमारे देश ने पास ऑन नहीं किया, अब पार्शियली पास ऑन किया, 3 रुपए के लगभग, मतलब अगर 100 का है तो 3% भी नहीं, तो 2.5-3% के आसपास की जो इंक्रीमेंट किया, मैं ऐसा समझता हूँ देशवासी समझते हैं, और इस माइनर इंक्रीज को पूरी तरीके से पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं कि नेसेसरी है, और ये समस्या टेम्परेरी है, कोई ऐसा नहीं है कि ये समस्या परमानेंट रहने वाली है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, हाँ लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये परमानेंट नहीं रहेगा। लंबा हो सकता है कि ये अभी 10 दिन की बजाय महीने 2 महीने जाए, 2-3 महीने तक जाए, तब तक ये स्थिति रहेगी। जैसे स्थिति कंट्रोल में आएगी तो मैं ऐसा समझता हूँ कि फिर से प्राइस रिड्यूस होंगे, जैसे पहले भी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में मल्टीपल टाइम प्राइस शिवानंद जी को आपत्ति है आपकी, आप जो बातें कह रहे हैं, हालांकि विपक्ष उनसे न तो संतुष्ट है न सहमत है, इसलिए बार बार यहाँ पर वाद विवाद हो रहा है। विपक्ष अगर कंस्ट्रक्टिव तरीके से देखेगा तो वो सहमत होगा, अगर वो नकारात्मक तरीके से देखेगा तो वो असहमत होगा। तो शिवानंद जी, ये जो देखने का चश्मा है वो जरूरी है कि नकारात्मक ही हो? क्या इसमें सकारात्मकता नहीं देखी जा रही और विचारों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है? भारत के पास, मोनिका जी, आज भारत के पास $700 बिलियन से ज्यादा का फॉरेक्स रिजर्व है। अगर हम 2014 में जहाँ हमारी आई थी उस समय $350 बिलियन के आसपास, मुझे जवाब दिलवा दीजिएगा, और 800 मीट्रिक टन से ज्यादा हमारे पास सोने का रिजर्व है। तो हमारे पास ऐसा स्थिति नहीं, हमारी स्थिति मच बेटर है। और यश भारती का आपसे सवाल है खेमचंद शर्मा जी, मैं उन्हें जरूर साथ में लेना चाहूंगी, उनका सवाल है तो आप जरूर जवाब दे दीजिएगा। यश भारती जी, ओवर टू यू, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मोनिका जी, अभी जीएसटी की बात कर रहे थे खेमचंद शर्मा जी, तो भारी जीएसटी आपने लगाया
उसका आपने उत्सव बनाया रात में 12 बजे घंटा बजा करके। भारी जीएसटी आपने कम किया, हटाया नहीं है प्रोडक्ट से, और आप उसका भी जश्न मना देते हो कि अरे मोदी सरकार ने जीएसटी घटा दिया। आप किताब पे बच्चों की जो कॉपी है उस पे 0% या कम टैक्स ले रहे हो, लेकिन जो पेपर ट्रेडर्स हैं जो कॉपी बनाते हैं वो उस पेज के लिए, उस पन्ने के लिए जब ट्रेडिंग करते तो आप जीएसटी भरपूर ले रहे हो। घूम फिर के कान इधर से नहीं इधर से पकड़ के लूट आप जनता को ही रहे हो और कह रहे हो हमने जीएसटी घटा दिया। दूध उत्पादन का मैंने बता ही दिया आपको। तो ये जो गला घोटने का काम और गला रेतने का काम डकैतों की तरह कोई कर रहा है, इसको डकैत कहते, चोरी नहीं कहते। चोरी तो चोरी छुपे होती है, डकैती तो खुल के होती है। तो डकैती कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस पे से मैं मानता हूं कि आपकी पार्टी डकैती करने में स्पेशलिस्ट है। आप ऐसे डकैती जैसे शब्दों को क्यों सही बात है, तभी विधानसभा और लोकसभा में सबसे ज्यादा चोर और डकैत भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं। हम एफिडेविट में चुनाव लड़ करके चुनाव लड़ते हैं। आपकी पार्टी में सत्ता चलाते थे, डकैतों को हमारे योगी जी ने साफ किया है। आपकी डकैतों को जानना बचाने का काम हम लोगों ने किया है। मुद्दे पर आ जाइए। आज जब ये मुद्दा महंगाई का है, सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर तेल और टैक्स को लेकर तकरार शुरू हुई है, महंगाई को लेकर तकरार शुरू हुई है। एक दूसरे की पार्टी पर आरोप लगाने से बेहतर होगा जनता के मुद्दों पर आ जाइए, मूल मुद्दों पर आ जाइए, जनता के मूल मुद्दों पर आइए। आशुतोष जी से एक सवाल मेरा रहेगा, फिर खेमचंद शर्मा जी से भी सवाल है और शिवानंद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शिवानंद जी, मैं आ रही हूँ, लेकिन आशुतोष जी से पहले सवाल, रुपए पर जो दबाव बढ़ रहा है आशुतोष जी, 100 के करीब रुपया पहुंचने वाला है, ठीक है, प्रति डॉलर। तो ऐसे में क्या आगे आने वाले समय में जनता के ऊपर और बोझ आ जाएगा? जनता इतना बोझ कैसे वहन करेगी? क्या इसके लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, या जो अभी कदम उठाए जा रहे हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा बोझ और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी जो ऑयल का, जो पर लीटर ऑयल का जो डेफिसिट है वो 11 रुपए पर लीटर है। तो आप इसको ये ना मानिए कि अभी जो स्थिति बनी है, और जो हमारे साथी कह रहे थे कि मैंने एशिया के देशों की बात की कि ऑयल प्राइसेस बढ़ा है, मैं डेवलप कंट्रीज की बात कर रहा था और एशिया की तो बात कर ही रहा था। दूसरी बात, एक मैं हमारे, क्योंकि बीजेपी के हमारे प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक आग्रह जरूर करना चाहता हूँ, अर्थशास्त्री होने के नाते भी और एक आम नागरिक होने के नाते भी। मेरा ये मानना है कि अगर आपको गोल्ड के ऊपर आपको कहना है, क्योंकि शादी विवाह में गोल्ड की बाइंग कंपलसरी बाइंग हो जाती है, तो मुझे लगता है सरकार को कुछ एक लिमिट तय करनी चाहिए। जो भी शादी विवाह में जो भी लोग गोल्ड दें, उसके ऊपर सरकार को कुछ ना कुछ, जैसे सरकार सब्सिडी देती है, जैसे अगर सपोज करिए किसी की शादी होने वाली है तो रिसेंटली, तो उसका जरूर कोई ना कोई प्रमाण पत्र तो होता ही है। मैरिज रजिस्ट्रेशन के साथ अगर कोई व्यक्ति उसका सारा वो ऑथेंटिकेशन के साथ किया जाए तो उसको कुछ ना कुछ उसका लाभ दिया जाना चाहिए, जिससे कि आम आदमी के ऊपर बोझ कम पड़ेगा। और एक फिक्स अमाउंट, लेट से 40 ग्राम का गोल्ड आप दे रहे हैं, उसके ऊपर जो उसका कहते हैं बढ़ा हुआ जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम कर सकती है सरकार, उसका सब्सिडी दे सकती है। तो ये मेरा मानना है, ये मेरा एक सुझाव भी है सरकार को। इससे लोगों की, जो आम जनता की जो एक गोल्ड को लेके जो एक वो थी, उस पे जरूर ना कहीं एक जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो भी एक आम जनता है, जो मध्यम वर्ग है, निचला मध्यम वर्ग है या गरीब तबका है, हर आदमी की इच्छा होती है कि अपने बेटी या बेटे की शादी में कुछ ना कुछ गोल्ड दे। तो ये मेरा एक सुझाव है आप सब लोगों से, आप इस तरह की मांग उठाइए तो डेफिनेटली सरकार, कुछ आपके भी लोग जुड़ेंगे। मैं हमारे जो हमारे विपक्षी साथी, मतलब जो सरकार के विपक्ष में जो है, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे सपा के हो, वो लोग इस आवाज को उठाएं। तो मुझे लगता है सरकार इसके बारे में सोचे कि आप कुछ क्रिएटिव काम करिए, तो डेफिनेटली जनता भी सुनेगी और जनता आपके पीछे भी रहेगी। धन्यवाद। ठीक है यश भारती जी, मैं आऊंगी आपके पास, बस एक मिनट का समय दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। शिवानंद जी भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, हमने उनको होल्ड पे रखा हुआ है, प्लीज पहले जरा उनसे। शिवानंद जी, सवाल भी मेरा आपसे साथ में रहेगा कि आपको लगता है हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंट हो गई है, जिसकी वजह से ये जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं, जो शुरुआत में भी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है? अनम्यूट कीजिए शिवानंद जी, ऑडियो नहीं आ रही है। देखिए अभी आ रहे हैं मोनिका जी? जी ऑडिबल, ओके। जी
मोनिका जी देखिए, अभी जो अर्थशास्त्रज्ञ भाई साहब ने जो बोला है, हमको सोना नहीं चाहिए, हमको जीना है भाई साहब। सोना पीना जाने दो, खाने का जो तेल है वो भी मत खाओ बोल रहे हैं, पैदल चलो बोल रहे हैं, स्कूल के बच्चों को स्कूल मत भेजो, वर्क फ्रॉम होम करो, जॉब पे मत जाओ। अरे मोनिका जी, अगर आप स्टूडियो में नहीं गए तो आपका बिजनेस कैसा होगा, हमारे तक कैसा आवाज पहुंचेगा। दूसरी बात देखिए, सर्वदलीय बैठक जरूरी है। महंगाई चरम पर में, महंगाई कम करना चाहिए। ठीक है, गैस final सिलेंडर का comments। जो महंगाई आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाँ। जीएसटी कम करना चाहिए और महंगाई कम करना चाहिए। किसान के बारे में सोचना चाहिए, बिजली के बारे में सोचना चाहिए, गौर गरीब दलित पिछड़ों के बारे में सोचना चाहिए, किसी के ऊपर और अन्याय नहीं महंगाई होना कम करने चाहिए। पर विचार तो करना चाहिए। ओके, यश भारती जी, फाइनल कमेंट्स, 40 सेकंड्स, फाइनल कमेंट्स। मोनिका जी, हमारे अर्थशास्त्री जी ने कहा कि सरकार को सुझाव देना चाहिए और सरकार इस तरीके काम करे कि गोल्ड पे राहत दे। मैं खुद भुगतभोगी हूं। नोटबंदी के समय सरकार ने कहा था कि जिनके खातों में पैसा है और घर में शादी है तो उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे अगर उनके खाते में, कैपिंग करी थी उन्होंने। लेकिन मुझे बैंक मैनेजर ने स्पष्ट लिख के दिया कि हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो सरकार भाषण अच्छा दे देती है, जमीन पे काम नहीं करती है। हमें जमीन पे काम चाहिए, भाषण नहीं चाहिए और राशन भी नहीं चाहिए। आत्मनिर्भर बनाने की बात है, उस पर काम होना चाहिए। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, फाइनल कमेंट्स। और साथ ही गिग वर्कर्स के ऊपर भी जो अतिरिक्त बोझ आ गया है, जिस तरीके से वो हड़ताल भी कर रहे हैं, उसको लेकर क्या सोल्यूशन, फाइनल कमेंट्स में। उनका ही समय कम है, मैं गिग वर्कर्स के साथ खड़ा हूँ, उनके लिए सिंपैथिक हूँ। उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है और शॉर्ट टाइम में वो बहुत ज्यादा डिलीवरी करते हैं, स्ट्रेस उनके पास काम होता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो कंपनियां, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी डिमांड्स पे विचार करना चाहिए। जो पॉइंट ये सपोर्ट भी उनको है दी जा खेमचंद सकती है शर्मा जी, उनको फटाफट से मैं ये पॉइंट जरूर लूंगी। जब ये गिग वर्कर्स की हम बात कर रहे हैं, ये जो डिजिटल इंडिया है और ये डिलीवरीज वगैरह भी अब ऑनलाइन हो गई हैं, तो इसमें भी तो तेल की खपत इतनी ज्यादा है। मान लीजिए टूथपेस्ट भी अगर घर में खत्म हो गया है ना, तो व्यक्ति सिर्फ एक सिंगल डिलीवरी करवा रहा है टूथपेस्ट की, तो क्या इन चीजों के लिए इसमें भी तो तेल की खपत कितनी हो रही है? क्या इसमें कुछ मार्जिन सेट किए जाएंगे कि इतने की डिलीवरी ही होगी? मोनिका जी, नॉर्मली ये जो गिग वर्कर हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते हैं, जो स्कूटी होती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये हम सभी कंज्यूमर को देखना चाहिए कि अगर हम ऑर्डर कर रहे हैं तो हम कंबाइन ऑर्डर करें, हम बार बार ऑर्डर ना करें, क्योंकि एनर्जी की, ओवरऑल एनर्जी की जो कंजम्पशन है हमें रिड्यूस करनी है, और ये सबकी ड्यूटी है। अभी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्ट्रॉनिक अपनी व्हीकल बेंचेस यूज को नहीं वर्क ऑन करता किया है, है। क्योंकि मेरे घर में भी ये डिलीवरीज आती है, मैं खुद इन पर डिपेंडेंट हूँ, इसलिए मैं मैंने क्या आपको कहा क्लियरली कह मोनिका दूं कि हम लोग जी, भी देखते हैं कि हर नॉर्मली अगर आप इलेक्ट्रिक कह व्हीकल रहे यूज हैं, करते हैं, लेकिन ये भी लेकिन एक ये ऑयल साल में प्राइसेस में एक महत्वपूर्ण बड़ा पार्ट है। कम मिल रहा है, सरकार डबल इंजन की है और श्रमिक वही जो आंदोलन करके अपने पैसे बढ़ा दिए कुछ पैसे, लेकिन आज भी हरियाणा के वर्कर्स अलग पैसा पा रहे हैं और नोएडा के अलग पा रहे हैं। दोनों में 9,000 का अंतर है। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, नोएडा में भी बीजेपी की सरकार है, और ये श्रमिकों का कल्याण करेंगे। मुद्दे तमाम है, और ऐसे में जब कल्याण और सेफ्टी की बात आ रही है, लोगों की महंगाई को कंट्रोल करने की बात आ रही है, तो इसको लेकर अभी भी सवाल लगातार बरकरार है। लेकिन फिलहाल आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसका हिस्सा बने, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। तो ईरान युद्ध की वजह से हाल बेहाल है, महंगाई की मार है, और इस महंगाई की मार में जिस तरह की तकरार देखने को मिल रही है, इसका समाधान क्या होगा अभी तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है उसको जनता अपना रही है और अपनाना भी चाहिए, और हर एक वो कदम बढ़ाना चाहिए जिससे इस संकट से उबरा जा सके। फिलहाल सीधी बात में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।